मेरे प्यारे बच्चों, हाल चल क्या है? पढ़ाई लिखाई चल रही है? तो चलिए, बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी। मैं आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के, जो कक्षा 10 के बारे में है। आपको ध्यान से इन बातों को सुनना है, समझना है, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है बीच में पूछ लेना है। ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य का स्वरूप। और वाक्य के स्वरूप में उसके पहले जान लेते हैं वाक्य की परिभाषा होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगर हम कोई शब्द ले लें और उसके सार्थक कर दें, उसके व्यवस्थित समूह लगा दें, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे? वाक्य कहते हैं। अथवा का इसका डिफिनेशन दूसरे तरह कर सकते हैं, विचार अथवा भाव को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है? अगर कोई वाक्य ले लें, कोई विचार ले लें, उसका अगर भाव बढ़िया दे दें, उसका पूर्ण रूप कर दें, तो उसे क्या कह देंगे? वाक्य कह देंगे, वो सभी समूह को। अब कहता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग, पहला होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। जैसे इंग्लिश में पढ़े हुए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है? इंग्लिश में क्या कहते थे? सब्जेक्ट प्रेडिकेट। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य का कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। मतलब उद्देश्य में क्या होता है? कर्ता ही इंपॉर्टेंट होता है। वाक्य में जितने विषय में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, वो उद्देश्य होता है। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। कर्ता के विशेषण भी उद्देश्य के अंतर्गत क्या होते हैं? आते हैं। दूसरा विधेय होता क्या है? विधेय उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। विधेय उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। वैसे सुनना नहीं चाहिए, जब पढ़ाया जाए तो कापी कलम जो हाथ में होना चाहिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, नोट कर लेना चाहिए, और कॉपी अपने हाथ में होना चाहिए। ये चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं उसको रखे लिखे मतलब सामने होना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा। नहीं तो हम चिल्लाते रह जाएंगे, पढ़ाते रह जाएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। ठीक है? सबसे पहले इसका उदाहरण देखिए, राजेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो राजेश क्या होगा? उद्देश्य होगा। अब पुस्तक पढ़ रहा है, उसका विधेय हो जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ मेरी माताजी खाना बना रही हैं, तो मेरी माताजी क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और खाना बना रही हैं तो क्या उसका विधेय हो जाएगा? गांधी जी बच्चों को, या गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था, तो गांधी जी को क्या हो जाएगा? हमारा उद्देश्य हो जाएगा। और बच्चों से बहुत प्रेम था, वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है? इसलिए इसी प्रकार राजन के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, तो राजन के पापा ने, ये हमारा क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और अपना संदेह प्रकट किया, उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा? उद्देश्य होगा। और मैदान में दौड़ रहे हैं, क्या होगा? विधेय होगा। ठीक है? अब कहता है कि वाक्यों का वर्गीकरण क्या होता है? वाक्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, और दूसरा रचना के आधार पर। ठीक है? इस किताब को आप क्या करेंगे? कैप्चर करके फोटो ले करके, और इसको जब ध्यान से देख के पढ़ेंगे ना, पढ़ाएंगे, तो पूरी तरह समझ में आएगा। और इसको एक बार क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे, तो 100% तैयार हो जाएगी। वाक्य भाषा का लघुत्तम इकाई होता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि वाक्य क्या होता है? किसी भाषा की लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है? हम वाक्यों द्वारा अपने मनोभाव या मंतव्य को व्यक्त करते हैं। जैसे हम कोई कुछ बोलना रहता है, तो किसके माध्यम से बोलते हैं? वाक्य के माध्यम से। जैसे हम घर जा रहे हैं, हम घर को जा रहे हैं, तो हम वाक्य के माध्यम से क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं ना। इसे ही कहते हैं कि हम वाक्यों के माध्यम से कैसा मनोभाव प्रकट कर, इसी वाक्य को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार का होता है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के दृष्टि 8 होते हैं। पहला विधानवाचक होता है, दूसरा निषेधवाचक होता है, तीसरा प्रश्नवाचक होता है, चौथा इच्छावाचक होता है, पांचवा संदेहवाचक होता है, छठा संकेतवाचक, सातवां आज्ञावाचक, और आठवां विस्मयवाचक। तो ये अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं हमारे, कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है? अब जान लेते हैं विधानवाचक होता क्या है। विधानवाचक वाक्य होता है जिन वाक्यों में क्रिया के करने अथवा होने की दशा का बोध होना करने वाला सामान्य कथन हो, उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, तो सूर्य पूरब से निकलता है, तो ये फैक्ट है ना, तथ्य है ना, स्टेटमेंट है ना।
इसे क्या कहते हैं, विधानवाचक। जो एकदम फैक्ट हो, गगन अभी सो रहा है, ये फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है, तो ये बोलते हैं विधानवाचक। दूसरा निषेधवाचक क्या होता है, जिन वाक्यों में क्रिया का न होने करने का बोध होता है उसे निषेध। निषेध माने मना करना, नहीं के बराबर, उसमें नहीं आ जाएगा। जैसे बुढ़िया चल नहीं सकती है, बुढ़िया चल नहीं सकती, तो नहीं आ गया ना, तो नहीं का मतलब निगेटिव सेंटेंस से कहा जाता है, उसे पीछे वाले को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। जैसे नल में पानी नहीं आ रहा है, तो नहीं आगे नहीं आ गया, तो नहीं आने से क्या हो जाएगा, यह निषेधात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए, जो प्रश्न के बारे में पूछे या प्रश्न के बारे में बताए, जिन वाक्यों द्वारा प्रश्न किए जाने या पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे रवि रोज देर से क्यों आ रहा है, रवि रोज देर से क्यों आ रहा, क्यों आ गया ना, क्यों शब्द आने से क्या हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया है। नानी थैले में क्या है, नानी थैले में क्या है, तो थैले में क्या, क्या शब्द आ गया ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें क्या, इसका कारण पूछा जाता है। क्या तुम बाजार जाते हो, तो क्या या सनो में जाएगा, या हम क्यों बाजार जाते हैं, तो क्यों आ गया ना, उस अंत में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएंगे। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में इच्छा हो, आशा हो, शुभकामनाएं हो, आशीर्वाद हो आदि भाव को प्रकट किया जाए, इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, तो भगवान तुम्हें खुश रखे, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना, तो आशीर्वाद जहां आ जाता हुआ क्या, इच्छा को संबंधित करता है या संबोधित करता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा क्या हो, मंगलमय हो, तो यहाँ पर क्या है कि यात्रा मंगलमय, तो शुभकामनाएं दी जा रही है ना। संदेश, संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से संदेह व संभावना का भाव हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो रही है, शायद आज वर्षा हो रही है, तो यहाँ संदेह है, शायद वह पेड़ पर चढ़ न पाए, तो ये सब क्या है, संदेह बताता है। संकेतवाचक का मतलब जिन वाक्यों में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जिन्हें शर्त का बोध हो उन्हें संकेतवाचक। अगर तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, इसमें शर्त है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पास कैसे होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक है। ठीक है, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो क्या होगा, ये संकेतवाचक होगा। उसके बाद आज्ञावाचक वाक्य से जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति, अनुरोध या प्रार्थना का भाव प्रकट उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कक्षा से बाहर जाओ, कक्षा से बाहर जाओ, आप कल घर आइएगा, आप कल घर आइएगा, तो ये क्या है, आज्ञा दिया जा रहा है, कक्षा से बाहर जाओ, क्लास से बाहर जाओ, ठीक है, और आप कल घर आइएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आज्ञा दिया जा रहा है। विस्मय, विस्मयवाचक वाक्य जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा, भय आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उसमें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, ऐसे चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, जैसे वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। दूसरा शाबाश, ऐसे ही प्रथम आते रहो, ऐसे ही प्रथम आते रहो, तो शाबाश दे दिया है, वाह दे दिया है। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द दे दिए रहेंगे जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगे रहेंगे, उसे क्या, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। फिर दूसरा हम बात करते थे कि वाक्य वर्गीकरण में रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य होगा और एक विधेय, जैसे मैं कह दूं माँ खाना बना रही है, तो माँ क्या बना रही है, खाना बना रही है, तो एक ही वाक्य है ना, एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है, तो कह देंगे यह सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य से कहते, एक बात कहते हैं, और सरल वाक्य में श्री राम ने रावण को मारा, श्री राम ने किसको मारा, रावण को, तो एक ही क्या है, विधेय है और एक ही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य एक ही उद्देश्य है, तो किसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य कहते हैं जिन वाक्यों से दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य और किंतु, परंतु, तथा, या आदि समुच्चयबोधक शब्दों द्वारा जुड़े हो तो उन्हें संयुक्त वाक्य। जैसे सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, तो सूरज निकलना एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य क्या हो गया, पक्षी चहचहाना, तो और से जुड़ा हुआ है ना, तो इसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। बादल घिर आए किंतु हम समय पर स्कूल पहुंच गए, बादल घिर आए
किंतु हम समय पर स्कूल पहुंच आए, ये क्या होता है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। इसके बाद मिश्रित वाक्य होते हैं। जिन वाक्य में एक मुख्य प्रधान उपवाक्य होता है, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मेरे पास एक गुड़िया है, मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है। तो मेरे पास एक गुड़िया है किससे चलती है, तो इसमें जो लगा हुआ है ना, जो क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है। और दोनों को जोड़ने का मतलब ये होता है कि मिश्रित वाक्य है। मुझे पता था कि तुम बाहर घूमने नहीं चलोगे, तो मुझे पता था कि आ गया ना, ठीक है, बाहर घूमने नहीं चलोगे। जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है, अप्रत्यक्ष जो वाक्यांश होते हैं, अप्रत्यक्ष जो होता है, पढ़ा है ना, इनडायरेक्ट नरेशन, यही मिश्रित वाक्य कहलाता है। उपवाक्य किसे कहते हैं, वे छोटे छोटे वाक्य जो समुच्चयबोधक शब्दों के द्वारा जुड़कर एक लंबा मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य बनाते हैं, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा गौड़ या आश्रित उपवाक्य। मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य किसे कहते हैं, जो उपवाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं और अर्थ के लिए किसी अन्य उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, उन्हें मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहित ने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा, तो देखेंगे कि ये दोनों जो क्या कह रहा, मोहित ने कहा, क्या कहा, मोहित ने कहा कि वह जल्दी लौट आएगा। इस वाक्य मोहित ने कहा मुख्य उपवाक्य है। दूसरा होता है गौड़ या आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करता है, उन्हें गौड़ या आश्रित उपवाक्य कहते हैं। कि वह जल्दी लौट आ जाएगा, उपवाक्य जो होता है, क्योंकि यह पूरा अर्थ नहीं देता है, वह जल्दी लौट आएगा, ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इसे गौड़ या आश्रित उपवाक्य कहते हैं। मुख्य उपवाक्य के बिना यह अधूरा रहता है। मोहित ने कहा, ठीक है, किससे, वो जल्दी लौट आएगा, परंतु किससे कह रहा है पता नहीं है, तो ये क्या होगा, मुख्य उपवाक्य होगा। तो यह हिंदी व्याकरण में वाक्य का स्वरूप है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो इसी तरह से मिलेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू।